तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। जैसा कि हम सबको पता है, नगर निकाय के चुनाव बहुत पास आ चुके हैं, कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है बसपा से महापौर के प्रत्याशी, जिनका नाम है सईद अहमद जी, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। उनसे हम चुनाव के बारे में चर्चा करें। टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको टिकट मिलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया शुक्रिया जी। और साथ ही सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि मतलब क्या ऐसा हुआ या क्यों आपने सोचा कि महापौर का चुनाव लड़ें? देखिए, जन समस्याओं को हम बड़ी गंभीरता से लेते रहे हैं और शहर का तो अभी जो मेयर का चुनाव का मामला है, हम तो इसी शहर में रहते हैं, सिविल लाइंस में रहते हैं। क्षेत्र की बदहाली और क्षेत्र के विकास तो दूर करने की बात है, कहीं कोई ऐसा काम नज़र नहीं आता वर्तमान सरकार का या वर्तमान महापौर काल में जो रहे हैं उनका कि जनता को कोई संतुष्टि मिले। अब देखिए, सर्वे के नाम पर धांधली करके अपने चहेतों का ये हाउस टैक्स कम करना और अपने जो दूसरे लोग हैं उनके हाउस टैक्स को बढ़ावा देना। कमर्शियल टैक्स इतना लगा दिया गया कि व्यापारी कमरतोड़ महंगाई से त्रस्त है और कमर्शियल टैक्स से परेशान है। अच्छा। एक कमर्शियल भवन पर 10-10 लाख, 12-12 लाख, 14-14 लाख रुपए टैक्स आया है। वो कहाँ से करेगा व्यापारी वर्ग? व्यापारी वर्ग बड़ा परेशान है। आपने अगर टैक्स पे बात करी दी है तो आपको जैसा आपने बताया भी है, जैसा कि आपको पता है कि टैक्स तो लगी रहा है। टैक्स एकदम से हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर मान लीजिए आप महापौर बनते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप टैक्सेस कम करेंगे बहुत हद तक सभी के लिए? देखिए, सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि वो अपने नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत और सहूलियत देते हुए अन्य आय से उस कार्यक्रम को पूरा करें। अगर हम टैक्स पर टैक्स लाते जाएंगे तो व्यापारी कराह उठेगा, लोग मकान बेच करके देहातों में बसना मंजूर कर लेंगे, शहर छोड़ देंगे। तो जो भी जैसा है, हमें टैक्स के बारे में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपको बताऊं, टैक्स बहुत है, आय के संसाधन हम दूसरे रास्ते से भी नगर निगम का बढ़ा सकते हैं। हम नगर निगम के आय का साधन अगर बढ़ा लेंगे तो हमें हाउस टैक्स कम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे पास संसाधन है, नगर निगम में ज़मीनें बहुत पड़ी हैं, फालतू ज़मीनें पड़ी हैं, तो उन ज़मीनों का उपयोग हम कमर्शियल या रेजिडेंशियल किराए पर दे करके हम अपने नगर निगम को आय को बढ़ा सकते हैं और हम अपने नागरिकों के टैक्स को कम कर सकते हैं। नागरिक वैसे ही महंगाई और परेशानी से तमाम से दो चार हो रहा है, तो हम उनके लिए नई योजनाएं ला करके, नए संसाधन ले करके कमर्शियल टैक्स और हाउस टैक्स दोनों कम करने का काम करेंगे। चलिए, नगर निगम परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आप यहाँ पे क्या क्या समस्याएं देखते हैं? जी, क्या क्या समस्याएं देखते हैं अगर नगर निगम की बात करें, इलाहाबाद प्रयागराज की बात करें? देखिए, नगर निगम की समस्याओं का सबसे बड़ा संबंध तो एक तो मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा परेशानी गरीबों को टैक्सेस से है। जैसे हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, उन्हें उजाड़ा जाता है। जी, इन वेंडर्स पे भी है एक सवाल कि मतलब उनको उनकी जगह से हटा दिया गया जब रोडों का चौड़ीकरण किया जा रहा था। रोडों का चौड़ीकरण तो हो गया, लेकिन उनसे उनकी जगह छिन गई और फिर उसके बाद उनको कहीं पे एक मार्केट लगाने की कोई जगह भी नहीं दी गई। तो इस पे आप क्या कहेंगे और इनके लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, हजारों कामगार जो बेचारे सुबह ठेला लेकर चले आते थे, शाम को अपने बच्चों की परवरिश के लिए इतना कमा लेते थे कि उनकी रोजी रोटी चल जाती थी। उन सभी लोगों को इस नगर निगम ने या प्रशासन ने उजाड़ने का काम किया। उन्हें बसाने की तो दूर, उनकी समस्याओं को भी देखा नहीं गया। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये भी होगी कि हम जितने भी हमारे जो स्ट्रीट हाकर थे, जिनकी छोटी छोटी दुकानें रोज़मर्रा वाले लगते थे, उनको हम प्रॉपर तरीके से उनको बसाने का फिर से काम करें, उनके लिए रोजी रोटी का साधन मुहैया कराएं। ये हमारी प्राथमिकता में है। चलिए, एक नया काम हुआ इस बार, 20 नए क्षेत्र जुड़ते रहते हैं, इस बार भी जुड़े हैं, उनके लिए आपकी क्या क्या योजनाएं होंगी? देखिए, वो मैं तो देहात में फूलपुर से विधायक रहा हूँ जी। 10 वार्ड हमारे जुड़े हुए हैं। हमारे क्षेत्र में 10 वार्ड बढ़े हैं। 10 वार्ड में हमारी पहली प्राथमिकता रोड, नाली, पानी, बिजली होगी जी। और हम अपने जो नए वार्ड बन रहे हैं, क्योंकि वो अभी नगर निगम के सिस्टम को भी नहीं पहचानते, नहीं जानते,
तो उनको हम 5 साल कम से कम कर मुक्त रखेंगे। 5 साल उनके लिए हम कोई टैक्स लागू नहीं करेंगे, जी। हाउस टैक्स या वाटर टैक्स, बल्कि हम तो इस बात को कहेंगे वाटर टैक्स बेईमानी टैक्स है, इसे हम पूरी तरह से समाप्त करने का काम करेंगे। अच्छा। वाटर टैक्स के बारे में हमारी धारणा बिल्कुल गलत है कि हम पानी का भी पैसा लें। पानी का पैसा हम नगर निगम में इसको हम बंद करेंगे, वाटर टैक्स बिल्कुल हम समाप्त करेंगे। ये देखिए, भी अभी अपने पानी की बात की तो पानी को लेकर आजकल एक धारणा बढ़ी हुई है लोगों के मन में कि हमें आरओ वाटर चाहिए। सब लोग अपने घर में भी आरओ वाटर यूज़ करते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि नगर निगम ही सबको आरओ वाटर सप्लाई करे। ये योजना क्या बनाए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जी। तमाम ऐसे लोग हैं जो आरओ वाटर खरीद कर नहीं पी सकते। जी, बिल्कुल। उसके लिए हमारे बड़े बड़े प्लांट हैं, हमारे पास जगह हैं, खुसरूबाग प्लांट है और तमाम है, और नए प्लांट हम स्थापित करेंगे। जैसे हमारा झूसी एरिया, जी, नैनी एरिया हो गया, इस तरफ हो गया, मतलब चारों तरफ हमारे पास ऐसे स्थान हैं, नगर निगम की ही जगह है कि हम वहाँ बड़े वाटर प्लांट स्थापित करके सीधे प्रॉपर्ली हम जन सामान्य को आरओ वाटर का ही सप्लाई करने की बात करेंगे। जी, देखिए, अभी हमारा जो प्रयागराज है वो स्मार्ट सिटी के अंदर आता है, तो आपको क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी के तौर पे यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं, या अभिलाषा गुप्ता इतने 2 बार से मेयर थी, उन्होंने अपने सारे काम ईमानदारी से किए हैं क्या? अब देखिए, हम किसी के काम पर उंगली उठाना हमारा अच्छा नहीं है, पर जनहित में और जनता खुद देख रही है कि पिछले मेयर ने क्या क्या काम किए हैं। जी। और स्मार्ट सिटी का जहाँ तक सवाल है, अधिकारियों ने यहाँ बैठकर सिर्फ तमाशा किया है, सरकार का धन खाया और सरकारी बिल्डिंगों में ना रह करके उन्होंने किराए के होटलों में अपना काम चलाया। करोड़ों रुपया सरकार का इसी खम्मत में चला गया है, तो उन पर भी हम लोग ध्यान देंगे। जो भी इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं उन्हें प्रॉपर स्थान मुहैया करा कर के कार्यालय स्थापित कराने का काम करेंगे, और बल्कि नगर निगम में ही इसका कार्यालय स्थापित कराएंगे ताकि वहाँ से सारी समुचित व्यवस्थाएं इसकी हों, और जो भी सरकार का रुपया आएगा उसे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने का काम करके इस शहर को पूरे स्मार्ट सिटी बनाने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, नगर निगम में बहुत हद तक आउटसोर्सिंग पे जो कर्मचारी हैं वो रखे जाते हैं, तो क्या अगर आप महापौर बनते हैं तो आप रोजगार के विषय में कुछ काम करेंगे और रोज़ाना तौर पे, परमानेंट तौर पे रखेंगे लोगों को? देखिए, रोज़गार तो वास्तव में बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है सरकार की। आज 15-20 वर्षों से हमारे पूरे देश और प्रदेश की जनता बेरोजगारी से जूझ रही है। नगर निगम में बहुत से ऐसे विभाग हैं, एडहॉक पर आदमी रखे जा रहे हैं, प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट लोग आते हैं, शोषण उनका बहुत होता है। शोषण मीन्स ये हुआ कि उनसे 8 से लेकर के 8 बजे रात 10 बजे रात तक काम कराया जा रहा है, वेतन मनमाना है, उन्हें मान लीजिए 10,000 रुपया दिया जा रहा है तो 6,000 रुपये कटौती जा रही है। अच्छा। मनमाने तौर पर रख करके उल्लू सीधा किया जा रहा है, और उनसे भी वसूली, जी बिल्कुल बिल्कुल किया जा रहा है। वो अब उनकी मेहनत मजदूरी का पैसा भी नहीं मिलता है। अच्छा। एक छोटी सी मिसाल ये है कि बाय द वे अगर उन्हें 15,000 रुपया महीना मिल रहा है, बाहर से रखे गए हैं, तो उनमें से 5,000 रुपया कट जा रहा है, 10,000 रुपया गरीब को मिल रहा है। तो इन सब धांधली को हम बंद कराएंगे। इन सब जो भी काम करेगा उसे जितनी उसकी मेहनत मजदूरी पूरी की पूरी मिलेगी, और कोशिश करेंगे कि उन ऐसे व्यक्ति जो हमारे साथ 3 साल जुड़े हुए हैं नगर निगम में, 3 साल से वो प्राइवेट से हम चाहे वैसे ठेके पर आकर काम कर रहे हों, किसी ठेकेदार के थ्रू हो, अगर उनका नाम लिस्ट में मुझे मिल जाएगा, ठेकेदारों से हम उसको लेंगे, तो अगर उन्होंने 3 साल काम किया है नगर निगम में और आगे उनकी आवश्यकता नगर निगम को महसूस हो रही है, उन सभी को समायोजित करने का काम हम नगर निगम में करेंगे उनको, ताकि उनकी परमानेंट आय का साधन बने और उनका शोषण ना होने पाए। ठेकेदारी प्रथा हम बंद करा देंगे। इसमें स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट जी बिल्कुल बिल्कुल इंसान के जीवन में, तो इसके लिए क्या क्या योजनाएं होंगी आपकी प्रयागराज में? देखिए, स्वच्छता की बात यह है कि प्रॉपर सफाई हो, प्रॉपर चूल्हा छिड़काव हो, प्रॉपर उसके जो ट्रीटमेंट होते हैं, जो तमाम संचारी रोग होते हैं उनकी रोकथाम के लिए जो प्रॉपर छिड़काव होता है, तमाम और कीटनाशक छिड़के जाते हैं, इस तरह से उनका हम प्रॉपरली उसको प्रबंध देखेंगे। और दूसरी बात आपने क्या कही थी? आपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग एक है, नगर निगम में भी है,
तो नए क्षेत्रों में हम नगर निगम के ही एक छोटे छोटे अस्पताल करेंगे। हमारे पास डॉक्टर भी होते हैं, हम डॉक्टरों की भी भर्ती करेंगे। तो जो नए हमारे क्षेत्र बने हैं यहाँ जहाँ नगर निगम के औषधालय नहीं है या केंद्र नहीं है, हमारे डॉक्टर नहीं बैठते, तो छोटे छोटे हम ब्लॉकों में 3 कमरे 2 कमरे के हम एक डॉक्टरों की पूरी टीम वहाँ रखेंगे। अच्छा, बड़े डॉक्टर की टीम भी होगी जो प्रति सप्ताह हर क्षेत्र में जा कर के मॉनिटरिंग करेगी कि वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य को सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही हैं। इसका हम प्रॉपर प्रबंध करेंगे। 2 बातें हमारे लिए बेहद ज़रूरी है जो आपने कही हैं। जी, उसके बाद बिजली और सड़क, ये भी दो जी। मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जी समाज जी जी की। जी जी। इसके लिए क्या क्या योजनाएं अब होंगी? देखिए, अभी तक हमने जो देखा, जो पार्षद उनके पुराने हैं जो निवर्तमान मेयर साहब के रहे हैं या जो पार्टी से समर्थित रहे, उनके क्षेत्र की गलियां सड़कें नालियां तो बन गई, पर जो अन्य रहे उनका कहीं कुछ काम नहीं हुआ। तो यहाँ ये दूसरी पार्टी से संबंधित जो भी रहे हों या निर्दल रहे हों, तो उन एरिए में काम के बाद बस काम भी हुआ तो कागज़ पर काम हुआ और कागज़ पर फाइनल पेमेंट भी हो बीजेपी गया। का तो एकदम सीधा सीधा दावा जी, है कि जी। उन्होंने रोडें बनवाई हैं, नालियां बनवाई हैं, बहुत सारा काम किया है नगर निगम परिवेश में। आप देखना चाहें तो आप देख लें, खुद सर्वे कर लें क्या स्थिति है। कहीं कहीं तो आपको हम कहेंगे मजबूर है कि उन्होंने 2 आँख से काम किया है। 2 आँख मीन्स एक ऐसे क्षेत्र जहां हमारे दलित हैं या मुस्लिम समाज के हैं, उस पूरे क्षेत्र को उन्होंने छोड़ दिया है। अच्छा। वहाँ न नाली है, न सड़क है, न पानी, बिजली, सारी की सारी व्यवस्था बिलबिला रही है एकदम। हालत ये है कि उस एरिया में आप जाएं तो आपको लगता है कि नगर निगम यहाँ है ही नहीं है। जी जी। तो उन क्षेत्रों को हम लोग विशेष निगरानी रखेंगे। उन क्षेत्रों को हम लोग अगर वहाँ, आप महापौर बन जाते हैं तो आपकी कैसा रिलेशन रहेगा सभासदों से वहाँ? देखिए, चुने हुए सभासद किसी भी पार्टी से आए वो सभासद हैं। जी। हम उनका सम्मान रखेंगे, उनके प्रस्तावों पर विचार करेंगे और उनके प्रस्ताव अगर जायज़ है, सही है, काम होना चाहिए तो काम होगा। देखिए, आपने यहाँ अभी एक चीज़ कही कि बीजेपी से जितने भी पार्षद थे उनके इलाके में तो काम हो गया जी, लेकिन बाकी इलाकों में काम नहीं हुआ। काम तो नहीं ये हुआ। तो हर पार्टी करती है कि अपने, जैसे आप मान लीजिए महापौर हुए तो क्या आपके में भी ये चीज़ें होंगी? आपका काफ़ी अच्छा relation कतई नहीं। मैंने आपको बताया कि मैं फूलपुर से 5 साल विधायक रहा हूँ। होगा। हमारे पास जनहित के मुद्दे पर भाजपा के लोग भी आते थे, काम कराए हैं। ऐसे क्षेत्रों के काम हुए हैं जहाँ मुझे 1 वोट नहीं मिला था। अच्छा। उन क्षेत्रों में भी अगर हमारे पास प्रार्थना पत्र आए हैं, एप्लीकेशन आई है और वहाँ के नागरिकों ने मुझसे निवेदन किया कि विधायक जी इस क्षेत्र में फला फला काम है, तो मैंने सब किए। अच्छा, आप सपा से विधायक थे, जी। ऐसे अचानक से बसपा में आने का क्या कारण? अब देखिए, जहाँ इज्जत नहीं, सम्मान नहीं है, हम कितने दिन अपनी राजनीति को समाप्त करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने समर्पण की भावना से सपा को दामन थामा। 2012 से 2017 तक मैं विधायक रहा और ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई नहीं रहा या जनहित की समस्याओं से लेकर या पार्टी के सरकार के विरुद्ध मैंने कभी कुछ नहीं किया। अब एक वर्ग विशेष मोनोपोली चाहता है उसमें, और मोनोपोली हम बर्दाश्त नहीं करते। भाई, आपका जायज़ काम है, आप कराइए। आप दबाव बनाइए कि सब आपको दे दिया जाए, तो ये तो हमारे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है। तो मैंने विरोध किया उसका। वही विरोध है जो मेरे टिकट को 2017 में भी काटा गया। मेरे ऊपर झूठे मुकदमे हमारी सरकार में लगाए गए और मुझे प्रताड़ित किया गया। मैं परेशान रहा। हमारे मंत्रियों ने हमारे खिलाफ काम किया। हमारी मजबूरी है, फिर भी मैंने सपा का दामन नहीं छोड़ा। 2017 तक वेट किया, इंतज़ार किया। 17 से 22 को भी इंतज़ार किया। 22 में शायद ही हमारी सुने। 22 में मुझे आखिरी दम तक दौड़ाया गया और उसके बाद बसपा के ही व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। और 2 बार टिकट मेरा काटा गया और दोनों बार सपा वहाँ से हार गई, क्योंकि जनता मेरे साथ आज भी है। जनता ने मेरे मान सम्मान को रखा, काटेगी नहीं। जनता ने मेरे मान सम्मान को रखा। जनता ने समाजवादी पार्टी के दोनों 2017 में भी हराया कैंडिडेट को और 2022 में भी हराया। चलिए, अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि आपको टिकट मिलने से, वैसे आप विधायक भी रहे थे, तो आपने प्रयागराज के लिए और क्या क्या काम किया है? मतलब अभी तो करेंगे अगर आप महापौर बनते हैं, लेकिन उससे पहले क्या क्या काम किया है? देखिए, एक विधायकी का एक दायरा होता है जी। उस दायरे में रहकर हमने अपने क्षेत्र के हर गांव का विकास किया। आप हमारे क्षेत्र के
कम से कम 250-300 गांव हैं। हर गांव में आप जाकर देख लें, वहाँ आपको हमारे नाम की शिलापट्ट मिल जाएगी। कोई गांव ऐसा नहीं रहा जहाँ काम ना हुआ हो, और हर समाज के गांव का काम हुआ। किसी समाज की कोई अनदेखी मैंने कभी नहीं की। रहा सब, मैं शहर में रहता था तो शहरी क्षेत्र के लोग भी आते थे। चूँकि मैं फंड नहीं दे सकता था, परंतु दबाव बनाकर जो उनके और अन्य प्रकार की समस्याएं थी, मैं उसे ज़रूर पूरा करने का काम करता था। हमारे पास तो दूसरे ज़िलों के लोग आते थे तमाम मुद्दों पर, तो मैंने उनकी भी मदद की। तो मैं जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इस मामले में बड़ा कड़ा आदमी हूँ। जनता के जनहित के काम होने चाहिए। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा चुनाव आक्रामक तरीके से लड़ रही है, ऐसे में आप बसपा को कहाँ देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बसपा का सवाल है, बसपा का रूट कैडर बड़ा ज़बरदस्त है। उसे हमें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, जी। और वो जिंदा कैडर है। हम उसे अपने साथ खड़ा करेंगे और बसपा का कैडर ही टक्कर दे सकता है। और रह गया, हमारा समाज है, हमारे साथ खड़ा है। और आप अपनी जीत की मार्जिन को मतलब कहाँ देख रहे हैं? क्या अंदाज़ा लग पा रहा है? समाज में क्या लग रहा है? कितने लोग साथ हैं? क्या समीकरण समझ में आ रहा है? देखिए, समीकरण की बात जहाँ तक करें, मैं निर्विरोध व्यक्ति रहा हूँ, निष्पक्ष व्यक्ति रहा हूँ। हमारे साथ इस मेयर के चुनाव में, महापौर के चुनाव में, आपको बता दूं कि कोई ऐसा समाज नहीं है जो मुझे वोट ना कर रहा हो। जी। हर समाज, हर वर्ग मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि मैं उन विचारधारा से बड़ा दूर रहा हूँ। मैं इंसानियत और भाईचारा की विचारधारा से रहा हूँ। तो मुझे इस मेयर के चुनाव में कोई वर्ग और समाज ऐसा नहीं जो मुझे वोट ना करे, सभी वोट करेंगे। और जहाँ तक जीत की बात है, तो जीत में इतना भारी अंतर होगा कि लोग सोचेंगे कि सईद अहमद ने क्या जादू किया कि पूरा शहर उनका रहा, और शहर ने इसलिए वोट दिया कि शहर का विकास वो अच्छे ढंग से करेंगे, निर्विरोध और निष्पक्ष करेंगे। तो एक भारी बहुमत से हम जीत कराने वाले रहेंगे। एक सवाल मैं अलग सा पूछ लेती हूँ। आप काफ़ी समय से मीडिया से जुड़े रहे हैं, मुझे पता लगा। तो आप आज की मीडिया को कैसे देखते हैं, और क्या विचार हैं आपके, ये बताइए। देखिए, अब हम आरोप तो नहीं लगाएंगे जी। पर हम इतना कहना चाहेंगे कि अब मैं इस पर बड़ा सोच विचार कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा कठिन समय है ये। मीडिया को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मीडिया इस देश के लोकतंत्र की चौथी व्यवस्था है, चौथा स्तंभ है। अगर ये स्तंभ इधर उधर होता है, पूरा देश प्रभावित होता है, पूरे देश की जनता प्रभावित होता है। मैं अपने मीडिया बंधुओं से, मीडिया से संबंधित सभी चैनल से, सभी अखबार वालों से मेरा अनुरोध है कि अपना फ़र्ज़ ना भूलें, अपने फ़र्ज़ को बेहतर ढंग से अंजाम दें। जो उन्होंने शपथ ली है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, उस चौथे स्तंभ के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, तो हम समझते हैं देश और समाज सुधर जाएगा। आखिर में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, मुझे वो बताएं। मेरी जनता से अपील है, प्रयागराज की जनता से अपील है, अगल बगल के क्षेत्रों की जनता से भी अपील है, प्रयागराज ज़िले की जनता से अपील मेरी है कि सब लोग बढ़ चढ़ करके एक निष्पक्ष व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को चुन करके मेयर बनाएं, ताकि उनकी सारी समस्याओं का हल हम लोग करें। हर पहलू पर विचार करके, जनहित की समस्याओं पर विचार करके उनके काम को पूरा किया जाएगा। प्रयागराज एक आदर्श और स्वच्छ सिटी बनेगी। प्रयागराज पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिसाल कायम करेगी हमारे मेयर रहने पर। मैं यही अपने जनता को संदेश देना चाहता हूँ। मेरे ऊपर में हमारी जनता, प्रदेश की प्रयागराज जिले और नगर की जनता पूरा भरोसा करे। मैं आपकी अपेक्षा करता हूँ कि मैं आपकी आशाओं के अनुरूप रहूँगा और पूरा खरा उतरूँगा। हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे महापौर के बसपा के प्रत्याशी सईद अहमद जी, जिन्होंने अपनी नीतियां बताई। वो अगर महापौर बनते हैं तो वो क्या क्या काम करेंगे प्रयागराज के लिए, वो बताया। हमने उनसे पूरे चुनाव पर चर्चा की, पर अब क्या होगा ये तो चुनाव के रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। उसके लिए देखते रहिए मनोज सिवाई टॉक शो। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर।